नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपने देखा कि ये तीनों क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी हैं जो कि प्री बोर्ड के लिए आया हुआ है। तो दैट मीन्स कि सीबीएसई का नज़र कहीं ना कहीं इसी सेशन पे और यहीं से क्वेश्चन वो उठेगा। तो अब समझ आ गया पेपर कहाँ से बनता है। तो ये वाले क्वेश्चंस करके जाना है, ये आपके सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि यार जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन भाई भी दिखा रहे। ये क्वेश्चन लाया कहाँ से, बस जो है मेरे भाई ये सेम क्वेश्चंस आपका आप सैंपल पेपर देख लो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसके अंदर 2023-24 सेशन के लिए ये वाला क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है। समझे भाई। राष्ट्रवाद की नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आपका जो प्री बोर्ड है एसएसटी का 20 तारीख को, उसके लिए हिंदी मीडियम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हो सकता है वो, और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपके जो 2023-24 सेशन के जितने भी चीज हैं ये एनेक्सेस के अंदर में ईच एंड एवरीथिंग है जो सीबीएसई के पास होता है मेरे भाई, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीजें जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, किस में से कितने टॉपिक आ रहे हैं, किस में से कितने टॉपिक नहीं आ रहे, ये इसके अंदर में पूरा A to Z लिखा हुआ है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है, उसी अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आपको जो आपके एग्जाम रिलेवेंट हो और उससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। बस मैच करना क्या है, अगर एसएसटी विद इन 1 डेज के अंदर आप चाहते हो बहुत अच्छे से बना लूं, उसके लिए इससे पहले जो सीबीएसई ने अपने डीयू के वेबसाइट्स पे जो पेपर लॉन्च किया था वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, कल के डेट में जाकर देख लो। हिंदी मीडियम वीडियो अपलोड था, इंग्लिश मीडियम का लाइव में क्लास करवा दी थी। तो इतनी पॉइंट समझ आ गई, बस इसको अच्छे तरीके से देखना और एसएसटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म अंडरलाइन करवाऊं उसको अलाइन करके जाना और एमसीक्यू पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। और मैंने आपको एक चीज़ और बता दिया था कि भैया इस बार केस बेस के अंदर कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा। दैट मीन्स कि आपको बहुत फोकस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कोर पॉइंट है। अगर आपने केस बेस अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो भैया थोड़े से नंबर आपके बाहर हो सकते हैं। समझो बात को, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। समझे? तो चलो फटाफट से आपको सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताते हैं सबसे पहले इतिहास का। इसका मेरे भाई ये है आपके सामने इतिहास का। अब ध्यान से सुनते जाना जो जो टर्म्स आपको मैं बताऊं। मेरे भाई आपको पता है कि ये यूरोप में राष्ट्रवाद आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत में राष्ट्रवाद ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भूमंडलीय विस्का इसके कुछ टॉपिक जो है 1 से लेके 1.3 इसके रिलेटेड है। ये उद्योगीकरण का युग ये आपके आ रहे हैं और यहाँ पे ये भी आपके पूरी आ रही है। तो अब हम इसमें से 5 चैप्टर 1 2 3 4 5 इसको देखेंगे अच्छे से। उसके बाद हम देखेंगे ज्योग्राफी को, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद सिविक्स। आपकी टेंशन खत्म। समझे मेरे भाई? तो बस टॉपिक मार्क करना शुरू कर दो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर देना। उसके बाद आपके पास भूगोल के अंदर में जो ये है संसाधन एवं विकास, वन और वन जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा और विनिर्माण का उद्योग, ये सारे टर्म्स आपके ज्योग्राफी के हो जाएंगे। और उसके बाद आपके राजनीतिक के अंदर में जो है आपके राजनीतिक में ये सत्ता में साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म और लैंगिक मसले, इसके अंदर से कुछ टॉपिक कटे हुए, राजनीतिक दल और लोकतंत्र के परिणाम, यहाँ से भी कुछ टॉपिक कटे हुए हैं। वो मैं आपको फिल्टर करता जाऊँगा, उसके लिए पैनिक मत होना। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो कम सब्जेक्ट में कहते हैं ना कि एक कम तो सिलेबस होता है, कम सिलेबस के अंदर में आपको ज्यादा मार्क्स गेन करवा सकता है, वो आपका अर्थशास्त्र दैट मीन्स कि इकोनॉमिक्स है। समझे मेरे भाई? जिसमें कि विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मेरे भाई इसको बढ़िया से अपने चैप्टर में मार्क कर लो, मुद्रा और साख अच्छे से मार्क कर लो। और इसके अंदर कुछ टॉपिक कटे हुए हैं, अगर इन दोनों को अच्छे से कर लेते हो तो ऑलमोस्ट समझो आप यहाँ पे 10 नंबर गेन कर जाओगे, अगर यही 2 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो। भाई एक ही पॉइंट है याद रखना, इतनी सारी चीजें हो जाती है। अब आगे आपको देखना है जो पहला चैप्टर है वहां से आपको क्या क्या पढ़ना है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग लेंथ की हो सकती है बट आपके लिए बहुत तगड़ा रामबाण है। फाइनल में इससे भी खतरनाक चीजें आएंगी। अगर नए तो सब्सक्राइब कर लेना मेरा भाई और लाइक नहीं क्यों कर देना, क्योंकि आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलती है और तुम्हारा भाई रात को भी जगने के लिए तैयार है इस चीज के लिए, बस आपके एक लाइक्स के लिए और थोड़ी सी सपोर्ट के लिए। थैंक यू मेरे भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो मेरे भाई
आपके सामने पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या है? भारत और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसके अंदर में आपके सामने यहाँ पे सारी कंडीशन दी गई है। तो बस आपको करना क्या है, जो जो टॉपिक मार्क कर रहा हूँ वो टॉपिक आपको अच्छे से करना है। ठीक भाई, एक तो सबसे पहले यहाँ पे ये टॉपिक मार्क कर लो कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या थे। सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या थे। देखो, निरंकुश शासन का व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका। अगर पूछा जाए तो आप ये हेडिंग याद रखो और ये 4 पॉइंट याद रखो, इतना सफिशिएंट है। समझे मेरे भाई? उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो अगला टॉपिक है इसके लिए, ये यूरोप में राष्ट्रवाद की हटाओ दो इसको, ये आपसे पूछा गया। अभी आपके जो सैंपल पेपर आए उसके अंदर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, वियना की संधि। तो मेरे भाई ये उदारवादी क्रांति, जर्मनी का एकीकरण 1866 से 71 में हुआ, इटली का एकीकरण 1859 से 1871 में हुआ। यहाँ से आपके MCQ बन सकते हैं, तो इसको मत छोड़ना, ये आपके आ सकते हैं। और सिविल मतलब ये आपके यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस में आया है। और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हो गया, और नागरिक संधि 1804 में हो गया, वियना की संधि 1815 में हो गया। उदारवादियों की ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जर्मनी के एकीकरण 1866 से 71 के बीच में हो गया, इटली के एकीकरण 1867 से लेके 71 के बीच में हो गया। यही पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से। समझे मेरे भाई? ये पॉइंट हो गया फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद, इसे छोड़ दो यहाँ पे। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये सिविल कोड 1804, ये जो अगर आप इतना टर्म याद कर लेते हो तो ये मेरे भाई जन पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति। ये अगर आपने सैंपल पेपर देखा होगा 2023-24 के सेशन के, जो कि आपको पता है कि मैंने बता दिया DU अपने प्री बोर्ड के लिए निकालती है, उसके अंदर में ये स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चंस बना हुआ था। तो ये क्या था? स्टेटमेंट बेस्ड का। तो मेरे भाई ये पॉइंट आप मार्क कर लो। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है तो आप बना के लिख देना। समझ रहे हो बात को भैया? शिद्दत से समझते जाओ, ये कंप्लीट सेशन आपके लिए रामबन साबित होगा। मेरे से नहीं हो तो ये पॉइंट आपके सामने होना चाहिए। ठीक है भाई, फाइनल में मैं आपको एक एक चैप्टर करवा दूंगा लाइव में आके। ठीक भाई, पॉइंट हो गया, यहां से कोई दिक्कत नहीं, यहां पे हटा दो। अगला पॉइंट 1815 के उपरांत रूढ़िवादी, ये आपने ध्यान रखना। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। तो ए स्टेटमेंट में ये भी चीजें पूछा जा सकता है। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। तो इट मीन्स कि अपने हिसाब से वो लोग चलना शुरू कर दिए। कब से? 1815 के बाद। ये पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगला हो गया यहाँ पे। अगला देखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि 1815 की वियना की संधि की विशेषता क्या थी। ये वियना की संधि की विशेषता आपने यहाँ से जितने भी 4 पॉइंट है, फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में नई रूढ़िवादी व्यवस्था का कायम करना था। फ्रांस ने उन इलाकों पर आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक हेतु नए राज्यों की स्थापना, ये आपके 1815 के वियना की संधि की विशेषताएं हैं। सिर्फ आपको ज्यादा रटना भटना कुछ नहीं है, ये 4 कीवर्ड्स को याद रखो, आपका काम सेट। समझे मेरे भाई? तो यही पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट ये ड्यूक मेटरनिक है, इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है। क्या है? ड्यूक मेटरनिक का क्या रखना है? स्टेटमेंट आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। समझे मेरे भाई? आगे देखते हैं। यहाँ पे ये ड्यूक मेटरनिक हो गया, जोसेफ मैथ्सनी हो गया, इनके भी जोसेफी मैथ्सनी, इनके भी स्टेटमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ गए। उसके आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला ये इटली के एकीकरण क्या है ये देखो। अगर आप यहाँ पे पॉइंट याद रखना, ध्यान से सुनते जाना। अगर आप अच्छे लेवल पे अगर लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको एनी हाउ लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारे स्टेटमेंट आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ और क्या क्या रीजन थे, ये सारे आपके सामने क्वेश्चंस हैं। आप चाहो तो इनको सिर्फ थोड़े से पॉइंट याद कर सकते हो, और थोड़ा पॉइंट याद कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में हुआ था, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। पर्सा के प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क थे, ये MCQ में बन जाएगा। यहाँ पे 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ने 3 युद्धों में पर्सा की जीत हुई।
ठीक है भाई, एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। फिर कह रहा 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। तो आप जानते हो जर्मनी का एकीकरण से अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आपने ये स्टेटमेंट पढ़ रखा है तो मे बी आप यहाँ पे एमसीक्यू भी बना सकते हो कि भाई 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया था जर्मनी के अंदर में, ये क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद आपके सामने नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग, न्यायिक व्यवस्थाओं के लिए आधुनिकरण पर जोर दिया गया। इट मींस कि जब इनका एकीकरण हो गया तो इन्होंने कहा अब हमारे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। समझे मेरे भाई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो गया यहां से। उसके बाद आ जाओ जर्मनी के बाद इटली का एकीकरण हम दिखाते हैं भैया। ये आपके पास इटली का एकीकरण है। ये दोनों सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता है, लेकिन अभी प्री बोर्ड के सैंपल पेपर में नहीं दिया है, बट यू हैव टू डू इट, आपको करना चाहिए, जिससे कि भाई कुछ अनएक्सपेक्टेड है। आप जानते हो सीबीएसई है तो भाई क्या कह सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और ये जो है यहाँ पे काउंट कैमेलिक केवुर, ये छोटो, इसके मैं नीचे आपको बताता हूँ हिंक गैरीबाल्डी, इसके हाँ उसने दक्षिण इटली एकीकरण संभव, ये नहीं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स बनेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, ये तो पहले से पूछा जा सकता था, ठीक है भाई। अगला और ये वाला राज्य की दृष्टि की कल्पना, ये हटा दो यहाँ से, एक सेकेंड को, ये फ्रैंकफर्ट संसद, मेरे भाई एक ना आप क्या करना, ये एक इसके ऊपर में फ्रैंकफर्ट संसद के ऊपर में एक आप नोट तैयार कर लो। अगर आ जाए तो ये नोट बना सकते हो, क्योंकि जो आपके सैंपल पेपर है एसपी के अंदर में ये दिया हुआ है एक सिंपल सा नोट लिखने के लिए, तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से कर लो, ठीक है भाई। अगला पॉइंट आपके पास राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान, ये जो है मेरे भाई ये सेम क्वेश्चंस आपका आप सैंपल पेपर देख लो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसके अंदर 2023-24 सेशन के लिए ये वाला क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है। समझे भाई? राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान क्या था, मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी सैंपल पेपर में क्वेश्चन है आज के क्लास से पेपर में छप जाएंगे, बस आपको पूरी फोकस से देखना है। शिद्दत से नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लाइक नहीं क्यों कर देना मेरे भाई, बस कर देना भाई, ठीक है। ये पॉइंट समझ गए? तो ये आपके पास इतना हो गया। उसके बाद एमसीक्यू के टर्म्स में आ जाओ। ये आपके पास एमसीक्यू में क्या है, एमसीक्यू में एक ये प्रतीक याद कर लो। वैसे ही बहुत बार देखा जाए तो ये तलवार पर देखो, ये वाला कभी कभी पूछ देगा, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह की है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। समझे मेरे भाई? ये आप सकते हो, ये उगते सूरज की किरणें, एक नए युग की शुरुआत, ये आपके प्रतीक है, तो ये वाला आ सकता है आपके प्री बोर्ड में। समझ लो भाई? तो यहाँ से आप इसे कर लो। इसके बाद में एक और है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कभी मान लो आपके सामने ये चित्र बन के आएगा, क्या हो गया, ये चित्र बन के आएंगे। इन तीनों चित्र को नागिन के जैसे आंखों में बसा लो सारे जने, जितने भी शेर शेरनी हो। अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए ये क्या कहना चाह रहा है, और आ गया तो ये क्या कहना चाहता है, और आ गया ये पोस्टेज वाला है, ये क्या कहना चाहता है। ये डाक टिकट था कितने, 1850 का। कब भाई? 1850 का। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। समझे भाई? तो अगला पॉइंट आपके सामने, ये आपके एमसीक्यू में, इसे भैया इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्या करो? इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्यों? क्या कह रहा है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था? मेटरनिख ने कहा था। मेसनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। किसने कहा था? मेटरनिख ने कहा था। ये भाई सीबीएसई का बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए, तो जस्ट बिलीव ऑन मी, आपको ये चीजें करना चाहिए और शिद्दत से आप करते रहो, ठीक है। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है अगर आ गया तो। उसके बाद आपके पास वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि आपके सामने यहाँ पे है, लेकिन वन लाइनर में आपको ज़्यादा लंबा समय नहीं देना है, ठीक है भाई। ये वन लाइनर ज़्यादा समय नहीं देना आपको, बस एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पे जिस तरीके से पूछा गया है सही मिलान की पहचान कीजिए। आपने देखा होगा कि एमसीक्यू में इस बार जितने भी सैंपल पेपर हैं उनके अंदर स्टेटमेंट वाला इवन की पहला ही क्वेश्चन ऐसा था कि जो कि लाल मृदा किसके लिए है, काली मृदा किसके लिए, सेम टाइप का क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है कि सही
मिलान की पहचान कीजिए। बिस्मार्क इटली का था, मैथनी जर्मनी का, काबूल ब्रिटेन का था, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का था। तो ये जब आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ोगे तो ये सारे क्वेश्चंस इजी तरीके से कर दोगे। समझ रहे हो? दैट मीन्स कि आपको पता चल गया एसएसपी पे वही कंटेंट होता है जो सीबीएसई के दिमाग में चल रही होती है या पेपर छपता है। मैथ्स में तो आपको मिल ही गया सारा मसला, इंग्लिश में पता चल गया, अब एसएसटी में भी 110% पता चलेगा। समझे भाई? और टेंशन मत लो। तो बस आप इसको अच्छे तरीके से करते जाओ। अब भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई? ये पॉइंट हो गया। ये चित्र के बारे में क्या रहा है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। उसके बाद में अब नीचे मैं आता हूँ, ये आपके अर्सेसन रीजन है, बट ये करना नहीं है आपको, बट मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। देखो अर्सेसन रीजन भी कितना खतरनाक है। देखो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। फिर यहाँ पर 1815 में वियना की संधि की गई। तो आप लोग मुझे एक बार बताओ, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट 1815 में वियना की संधि की गई राइट है या रॉन्ग है? आप लोग सिर्फ कमेंट करके बता देना। यहाँ पे कमेंट में यही होना चाहिए, राइट या रॉन्ग। बस दो ही चीज़ होना चाहिए, रॉन्ग या आपके पास राइट। यही दो चीज़ टाइप करना है आपको फायर की इमोजी के साथ। मैं देखना चाहता हूँ आपके दिमाग में कितना चीज़ स्टोर हो सकता है, कितनी देर के लिए कर सकते हो। अगर इसका कमेंट सभी बच्चे ने कर दिया ना, राइट या रॉन्ग, जो भी आपको पता होगा, स्टेटमेंट मैंने दिखा दिया, मैं मान जाऊँगा। समझ गए? मैं मान जाऊँगा हमारे शेष सैनिक के अंदर में भाई अभी भी जलवा बाकी है। ठीक है भाई? चलो मेरे भाई आप अपना देखो फटाफट से। ये सारे क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या करना है, नेपोलियन के प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। तो ये जो नेपोलियन वाला टर्म्स है, आप कुछ मत करो, नेपोलियन के प्रशासनिक क्षेत्र को आप क्या करो, एनसीईआरटी के टर्म्स में कुछ क्वेश्चंस आप क्या करो, लिख लो। इतना सफिशिएंट हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, अगला जो है यहाँ पे यूरोप पे, अब देखो यहाँ पे दो पॉइंट है। एक तो आपके पास जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन, ठीक है भाई। उसके बाद इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन। ये दोनों क्वेश्चंस आपको करना ही है, चाहे पेपर में आए या ना आए, ये दोनों करके जाना, क्योंकि सीबीएसई का ये फेवरेट और फेवरेट वाला क्वेश्चन हुआ करता है। समझे मेरे भाई? तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में जो इस बार सैंपल पेपर में क्वेश्चंस आया हुआ है, वो क्वेश्चंस आपके सामने दो है। एक तो 1804 के नागरिक संहिता प्रावधानों का उल्लेख, और ये 1815 के वियना की संधि का प्रमुख उद्देश्य। आपने ये देख लिया। अगर आपने देखो, और यूरोप में उदारवादियों की समर्थित राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे, ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपने देखा कि ये तीनों क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी है, जो कि प्री बोर्ड के लिए आया हुआ है। तो दैट मीन्स कि सीबीएसई का नजर कहीं न कहीं इसी सेशन पे और यहीं से क्वेश्चन वो उठेगा। तो अब समझ आ गया पेपर कहाँ से बनता है, तो पेपर यहाँ से बनता है। समझ गए? तो बस करते जाओ, और क्या चाहिए, बस एनसीईआरटी अपने पास रखो, बस आंसर आपका बनता जाएगा। समझे? तो बस आपको करना क्या है, अपने दोस्त यार में शेयर करने हैं। बस इतनी पॉइंट समझ आ गया। तो पहला चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ये आपके केस बेस्ड है, केस बेस्ड आपके कहीं से भी बन सकता है, तो आपको उतना पैनिक होना ही नहीं है। ठीक भाई? अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, और सेकंड चैप्टर हमारा कौन है, भारत में राष्ट्रवाद। क्या भाई यहाँ पे भारत में राष्ट्रवाद, वो मैं आपको बता दूं। वहां से तो बहुत लंबे लंबे चैप्टर बनेंगे, बस आगे आपको ध्यान में रखना है। ठीक भाई? देखो भारत में राष्ट्रवाद, अब ये भारत में जो राष्ट्रवाद है, यहाँ से आपके भाई बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, और यहां से आपके मैप भी बनेंगे। तो अब मैप को ध्यान में रखना है, मैप किस तरीके का बनेगा। तो मेरे भाई सबसे पहला भारत में राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। तो अब यहां से क्वेश्चंस आपको समझो। सबसे पहले राष्ट्रवाद का मीनिंग क्या होता है। राष्ट्रवाद की मीनिंग होता है जब आपको अपने देश के प्रति प्यार होता है, आप अपने देश से सेक्रीफाइस कर सकते हो, देश के प्रति अपना बलिदान दे सकते हो, देश के लड़ सकते हो, देश के झंडे को झुकने नहीं दे सकते। उसी तरह से उसे कहते हैं हम यहाँ पे राष्ट्रवाद, मतलब कि नेशनलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसे भाई, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। समझे? राष्ट्र मतलब देश से प्यार, एक वर्ड में आंसर आपका यही होता है, राष्ट्रवाद। समझे? ये उसकी लंबी कहानी है, बट आपको ज्यादा लंबी कहानी में नहीं जाना है। बस आपको एक नंबर के एमसीक्यू के लिए यह याद रखना है यहाँ पे कि 1815 में कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, और ये गोकुल दास तेजपाल यूनिवर्सिटी में इसकी बैठक हुई थी। बस आपको इतना याद रखना है, इससे सफिशिएंट आपको कुछ भी याद नहीं रखनी है एमसीक्यू के लिए। ठीक है भाई?
उसके बाद यहाँ पे पता है 15 प्रथम विश्व युद्ध 1915 में गांधी जी यहाँ उठे थे, 1916 में यहाँ पे, तो ये सब आपको पता ही है। तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा भागदड़ तो कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में इनके क्या रीजन थे। ठीक भाई, यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, ये आपको पता ही है। लेकिन अभी कुछ और भी तथ्य देखेंगे जो कि 1 नंबर एमसीक्यू में आ सकता है, लेकिन अगर आप 1 मिनट अपना समय दे दोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे आज की क्लास से, और ये क्लास आपको बहुत जीवन में याद रहेगा क्योंकि आपके पास जीएस के कुछ टर्म्स होंगे, समझे मेरे भाई। ये तो देखो, सबसे पहले जब भारत आज़ाद हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लाइमेट एटली। कौन थे भाई? क्लाइमेट एटली, समझ गए। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आ सकता है। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो आप मुझे कोई कमेंट करके बता सकते हो क्या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कौन से, मतलब कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है जिसके कैप पे लिखा रहता है और वो हम अपने घर में रोज लगाते हैं? ये हिंट है, वो उसका जो छाप है वो हम अपने घर में रोज लगाते हैं साफ सफाई के लिए, तो उस पार्टी का आप लोग कमेंट करके बताना। उसके जो कैप है वहां पर लिखा है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कमेंट होना चाहिए मेरे शेष से सभी का, ठीक भाई। और वो पार्टी हमारे भारत की राजधानी में रन कर रही है, समझे भाई यहाँ पे। तो ये भी पॉइंट अपने को याद रखना है। और अगला कुछ एक और है, राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद। अगर आप लोग को अपने देश के प्रति बहुत तगड़ा प्यार है ना, बस इस क्लास को एंजॉय करो, आप लोग ईच एंड एवरीथिंग सीख जाओगे। कमेंट बॉक्स में फ्लैग की एकदम भरमार लगा दो अपने देश के लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए, बस फ्लैग में होना चाहिए। ये हमारे भगत सिंह जी के लिए, समझे मेरे भाई। तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो है उसमें क्या कर सकते हैं। ये देखो, मतलब कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना, एकता की भावना तथा सम्मान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। ये लोग अपना ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। ये आपका हो गया, ठीक है भाई, यहाँ पॉइंट हो गया। उसके बाद देखते हैं और क्या आ सकता है। ये प्रथम विश्व युद्ध खिलाफत आंदोलन, हटाओ भाई इसको, प्रथम विश्व वाला। यहाँ पे सत्याग्रह के विचार, सत्याग्रह के मुख्य, ये कुछ नहीं करना आपको। महात्मा गांधी किए गए सत्याग्रह के आरंभिक, मेरे भाई ये जो है आपके, भले आपके पेपर के लिए आप समझो या ना समझो, लेकिन एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है और आपके जीवन में एसएसटी के अंदर में इतना नॉलेज भर सकता है ना कि कहो मत कुछ, बस सुन लो 2 मिनट मेरे भाई। कहना क्या है, ये जो हमारे गांधी जी थे, ये गांधी नहीं थे, ये आपके आंधी थे, ठीक भाई। क्या थे? आंधी, समझ रहे हो यहाँ पे, ये क्या थे? आंधी। अब ध्यान सुना, सबसे पहले चंपारण में ये 1917 में अपना जो किसान के जो नील की खेती होती उनके खिलाफ बोले। 1917 में गुजरात के किसानों को कर में छूट करने के लिए मतलब संघर्ष किया। अहमदाबाद गुजरात में 1918 में कपड़ा कारखाने में मजदूरों का समर्थन किया और वहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह किया, ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो मेन कारण क्या था, ये आपके लिए भाई इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये क्या है? ये आपके इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसे करते हो तो भैया आप बहुत आगे जा सकते हो, बस आपको सुनने की जरूरत है। देखो सबसे पहले रॉलेट एक्ट कानून क्या था और इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ब्लैक लॉ, BLAC के ब्लैक लॉ, या इसे काला कानून भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? काली लिख दिया मैंने, देखो भाई क्या लिखते हैं यहाँ पे? काला कानून। क्या लिखते हैं भाई? काला कानून, समझे मेरे भाई। तो ये भी पॉइंट याद रखना, कभी एमसीक्यू में कभी टकरा जाए तो इसके सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लो और ध्यान से सुनो क्या क्या था, मुख्य प्रभाव क्या था, क्यों अन्यपूर्ण था, क्या उद्देश्य था, परिणाम क्या निकला। देखो भाई सबसे पहले राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान था। भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए था। और अगला था भारतीयों को नागरिक आज़ादी पर प्रहार भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया। इसके अंदर में मारा मोटा ये बात थी, जो ब्लैक लॉ लेकर आए थे, जो रोलेक्ट लेकर आए थे, अंग्रेजों का कहना था भारत के अंदर में हम रन करेंगे। उसके अंदर भारत का कोई भी एक मेंबर भी नहीं था। उनका कहने का मतलब था कि भाई अगर इनकी कोई भी प्रोसेस बढ़ रही है तो हम इसे बढ़ने नहीं देंगे, अंग्रेजों का कहना था। जिसकी वजह से ऐसा हुआ था, जो भी हमारा राजनीतिक कोई आवाज़ उठाते थे उनको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था, ठीक भाई, ये पॉइंट समझ के।
उसके बाद परिणाम क्या निकला, 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया और विभिन्न देशों में रैली निकाली गई। रेलवे वर्कशॉप कामगारों का हड़ताल कर दिया गया, स्थानीय दुकानें ये सब कर गई, जिसकी वजह से रोलेट एक्ट क्या हुआ, यहाँ से धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है भाई, यह पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद में आपके सामने है जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या है भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर आप इसे सीरियस मोड पे देख रहे हो तो बस आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है भाई, एक ये पॉइंट है, बट आपको इतना करना नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स बताता हूं, आप क्या है प्रभाव तो हटा दो क्योंकि बहुत बार पूछा है। ठीक भाई, अगला देखो भाई, ये है आपके पास गांधी के जितने भी आंदोलन हैं वो आपको आंदोलन समझने हैं। सबसे पहले असहयोग आंदोलन क्या था ये आप यहाँ पे कर लोगे। असहयोग आंदोलन के कितने चरण थे, समझे मेरे भाई, ये सब आपको समझ आ जाएगा। तो ये आपके इतनी पॉइंट समझ आ जानी चाहिए। असहयोग आंदोलन हो गया। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, असहयोग के बाद में असहयोग, यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक पॉइंट याद रखना, ये जो है आपके सामने सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है और अपने जो बुक है वहां से आपको इसे पढ़ना है, समझे मेरे भाई। तो अगला अब देखो क्या कर सकते हो, ये टर्म्स हो गया यहाँ पे। अगला देखो यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन, आपको पता है अगर ये एमसीक्यू में आ गया तो अच्छी बात है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये आपका सबसे पहला 1931 में, मतलब 30 से 31, 90 से या 31, ये 31 से दिसंबर में ही खत्म हो गया था। ये आपके 32, और इस गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ BR अम्बेडकर साहब ऐसे थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, समझे मेरे भाई। और गांधी जी दूसरे में गए थे। ये हो गया नमक और असहयोग आंदोलन, ये आपको पता है 30 तक पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 मुख्य घटनाएं क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये पॉइंट आप याद रखो। ये जो है इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 6 अप्रैल से लेके यहाँ पे 12 मार्च तक चला था। ये भी गांधी इरविन समझौते की वजह से स्थगित की गई और यहाँ पे 1932 में दोबारा शुरुआत हुआ, 1934 में स्वयं समाप्त हो गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 3 बार हुआ था, समझे मेरे भाई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या है ये आपको बुक में पता चल जाएगा। उसके बाद आगे टर्म्स देख लो, सविनय अवज्ञा ये नहीं, ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ आ गया। देखो आपके भाई यही कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखो, कुछ इस तरीके का क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। और एक पॉइंट याद रखना, जब अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो आपका एक भी चीज़ बाहर नहीं जाएगा। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ गए। यहाँ से चलते हैं फटाफट से लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, जहाँ से हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और उन सबको आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक भाई, जो कि आपको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस तो लग रहा है इसके अंदर से कौन कौन से थे लॉन्ग क्वेश्चंस, देखते भाई इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, बस यहाँ पे रोलेट एक्ट के बारे में तो ये आपके पैसेज है। केस बेस्ड आ गया, केस बेस्ड के बाद लग रहा है मुझे, केस बेस्ड के बाद ही लग रहा है। ठीक भाई, अगर आप भाई इस किताब को पढ़ लेते हो तो भाई काम बन जाएगा। एसएसटी में कोई भी कभी भी मात नहीं दे सकता, समझे मेरे भाई। ये तो आपके भाई लॉन्ग क्वेश्चंस लग नहीं रहे इससे, बट आपको करना क्या है, यहाँ पे ये हो गया। अब ये गया क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पे देखो लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई, आपके सामने असहयोग आंदोलन के आरंभ, एक तो ये हो गया। यहाँ पे एक सविनय अवज्ञा के प्रतिलोम, तो ये वाला जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लो, ये वाला जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लो। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो भैया इस चैप्टर से भी आपका कुछ भी नहीं बचने का, समझे मेरे भाई। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आता है इरविन समझौता। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो नहीं लग रहा आ सकता है। लेकिन बाद में राष्ट्रवाद की भावना, गांधी जी की नमक यात्रा कारण एवं उल्लेख। देखो मेरे भाई एक पॉइंट याद रखो, अगर वैसे देखो ये वाला जो प्रथम विश्व युद्ध वाला टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसके साथ साथ में आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे भी कर लेना, ठीक है। उसके पॉइंट समझ गए। उसके बाद में जब ये सारी चीजें आ जाती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक भाई। इरविन मतलब कि कभी कभी ये गांधी इरविन समझौता भी है, और भारत ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया था, ये भी 2 क्वेश्चन आप तैयार कर लो। अगर मारा मोटा इतने भी क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो आप भाई सफिशिएंट मात्रा में आंसर कराओगे, ठीक है भाई। ये हो गया दूसरा चैप्टर। उसके बाद में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस के ये तो आंसर्स हो जाएंगे, ठीक भाई। यहाँ पर 1916 अल्लू सीतारमन, ये देखो भाई
ये जो आपके यहाँ पे अल्लू सीताराम राजू कौन थे, ये भाई आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना कौन थे ये, समझे मेरे भाई। और असविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए, तो ये महिलाओं की क्या भूमिका थी वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद भाई ये अब चले हैं हम तीसरा क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर है उसके और, ठीक है भाई। तीसरा चैप्टर आपके सामने जल्दी प्रकट होगा, बस अब थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लो। देखें ये कैसा अभ्यास प्रश्न पत्र है, स्वराज की ये नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए भाई। आर्थिक क्षेत्र में असहयोग क्या प्रभाव पड़ा, हटाओ से बस। हाँ, एक पॉइंट ये भी पॉइंट आप यहाँ पे एक जो है यहाँ पे पूना पैक्ट पे, ये पूना पैक्ट पे एक आप नोट लिख लेना। अगर कभी कभी क्या है ना आ जाता है भारत में विभिन्न आंदोलन महिलाओं की भूमिका, मतलब आपने असहयोग आंदोलन के रिस्पेक्ट में महिलाओं की क्या भूमिका थी वो कर लेना, इतना सफिशिएंट होगा। और यहाँ तक भाई आपने देख लिया है तो मुझे उम्मीद है कि आपने लाइक कर दिया होगा। थैंक यू सो मच मेरे भाइयों, ठीक है, इतना पॉइंट समझ गए। अगला यहाँ से आपके मैप भी पूछे जाएंगे, तो मैप मैं ऑलरेडी बता दिया कि आपको इतना पूछा जाएगा, नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लो, वहाँ पे मैप मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, ठीक भाई। 2 मैप पूछे जाएंगे आपके। ये आपके पास भूमंडलीय विश्व का बनना, यहाँ से आपके थोड़े से कुछ टॉपिक कटे हुए हैं, बट आपको इतना टेंशन नहीं लेनी, बस इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे भूमंडलीय विश्व का बनना हम अगला चैप्टर करते हैं, ठीक है भाई। अगर अगला चैप्टर यहाँ पे कौन सा है आपको पता होगा, अब ध्यान से सुनो कौन सा चैप्टर है। ये पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे चौथा, ये देखो भाई आधुनिक युग का, तो ये पॉइंट याद रखो। इसके अंदर से मतलब जो मेन चैप्टर है, अगर आप सही तरीके से अगर अच्छे लेवल पे आंसर लाना चाहते हो, करना चाहते हो, आप इसके पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर पे फोकस करो बढ़िया तरीके से। अगर इन पे फोकस कर दिया ना तो आप भाई बहुत अच्छे तरीके से आंसर ला सकते हो। इनके चक्कर में बस क्या है कि ये जो रिमेनिंग पार्ट है, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनेंगे वही 2 चैप्टर से, लेकिन आपको फोकस के तरीके से 2 चैप्टर पे फोकस कर लो, बस इतना सफिशिएंट होगा। और करने के लिए तो सारा रीड कर सकते हो, बट अभी जितना टॉपिक आपने देखा इन टॉपिक को अच्छे से करो, हिस्ट्री आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक भाई। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी को, तो मेरे भाई अब देखते हैं हम यहाँ पे भूगोल संसाधन एवं विकास। आपके यहाँ से क्वेश्चंस आएगा, तो उसके अंदर में आपके क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि भाई ऑलरेडी आपके ज़्यादा समय जा चुके हैं, आपने सारा चैप्टर हिस्ट्री का समझ ही आ गया होगा। मैं आज आपको देखो भू उपयोग अनुसाधन, ये वाले टॉपिक आप करके जाना। ये आपके एमसीक्यू में आपके पूछा गया है, भू निम्नीकरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो ये आपके एमसीक्यू में भी आया हुआ है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। बट मैं यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ। ये भूमि संरक्षण के उपाय आप ये कर लेना, और यहाँ से आपके देखो मृदा के प्रकार आपको पता है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, लाल एवं पीली मृदा, ये आपके एमसीक्यू में भी आए हैं, तो भैया इसको बिल्कुल मिस मत करना। इससे रिलेटेड आपको काली मृदा का एक टॉपिक तैयार करना है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मृदा का वर्गीकरण हटाओ, हमें मृदा का वर्गीकरण नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए मृदा का अपर्दन, इसके कारण। अब देखो भाई ये जो मृदा के अपर्दन है, ये जो हमारे पास भूस्खलन वाले होते हैं, मृदा का अपर्दन, ये आपके इंपॉर्टेंट है, तो इस टर्म को आपको करना है, ये मृदा का अपर्दन। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे कौन सा हमारे भू उपयोग नहीं, हम काली मृदा के ऊपर में इसके टिप्पणी देखेंगे। ये 4 तराई हटाओ, सतत पोषण विकास, ये आप जानते होंगे, ये आपका क्या सतत पोषण विकास से बारे में पूछा जाता है, ठीक है भाई, ये पॉइंट समझे। अगला पॉइंट देखो यहाँ पे कृषि भूपयोग नहीं, मैं आपको जो जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। मृदा अपर्दन ये तो पूछा ही जाता है कभी कभार एमसीक्यू में, लेकिन यहाँ पे काली मृदा से रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगे वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो एक पॉइंट ये देख लो, यहाँ पे कुछ जो पॉइंट है ये आपके एमसीक्यू में बन सकते हैं, जैसे चिपको आंदोलन 1973 में टिहरी गढ़वाल में हुआ था, मतलब गढ़वाल में हुआ था। देखो साइलेंट वैली आंदोलन 1978 केरल में हुआ था, ये पॉइंट याद रखना। अपिको आंदोलन 1983 कर्नाटक में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये 1985 ये गुजरात में हुआ था। ये आपको पता खेजड़ी आंदोलन वो 1700 में राजस्थान में चलाया गया था। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये भले पेपर में ना आए बट आपका नॉलेज बहुत आगे बढ़ाएगा। ये आपके एमसीक्यू टर्म्स के, तो ये पॉइंट हो गया यहाँ से। कि अगला देखते हैं यहाँ पे एक एक नंबर में तो हटाओ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा तो यहाँ से आप एक कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या है। चलो अमेरिका काट देता हूँ या आपका रूस काट देता हूँ, इन 1 और 3 में से आप आंसर बताओ। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? और आपको पता होना चाहिए रियो डी जेनेरियो आगे आपको पता है 1992 में हुआ था। अगर आपने इतना किया है तो इतना आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
ठीक भाई। तो ये सब तो भाई आपको मैं जो फाइनल टर्म होगा उससे पहले ही मैं करवा दूंगा, बस आप टेंशन मत लेना, अभी प्री बोर्ड पे फोकस करो जो मेन फंक्शन है हमारे लिए अभी। ठीक है भाई, ये हमारे सर पे खड़ा है प्री बोर्ड, समझे मेरे भाई। खादर बांगर ने यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा, मैं आपको यहाँ से कोई भी एक मतलब कि जो टर्म्स होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये तो भाई देखो ये केस बेस्ड है, केस बेस्ड के बाद मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस। ध्यान सुनो, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा ये देखो, ये तो स्रोत बेस हो गया 5 अंक वाले, आपको कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको 2 पॉइंट, कौन कौन सा, एक तो हमारा भूमि संरक्षण के कुछ उपाय, एक तो ये हो गया भूमि निम्नीकरण के, एक ये हो गया एजेंडा 21 पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला जो खादर बांदर, तो भाई देखो ये टर्म्स के कभी कभी आ सकता है, ये आपके प्री बोर्ड में आया था। मैं काली मृदा का एक तथ्य बताना चाहता था, इसमें नहीं है क्या यहाँ पे खादर बांगर का, ये तो भाई निम्नलिखित अंतर हो गया यहाँ पे, यहाँ पे काली मृदा से रिलेटेड नहीं दिया है, ऐसा क्यों भाई, बहुत दिक्कत हो गई क्या। ये देखो मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना, ये वाले क्वेश्चंस करके जाना है, ये आपके सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि यार जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन भाई भी दिखा रहे, ये क्वेश्चन लाया कहाँ से, बस आप इसका भैया स्क्रीनशॉट लेते जाओ और अपने चैप्टर के नाम के साथ प्रिपेयर करते जाओ, बस इतना सफिशिएंट होगा। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ गए। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ठीक भाई, क्या है नेक्स्ट चैप्टर, ये वन जीवन संसाधन, यहाँ पे क्या है वन जीवन संसाधन। यहाँ से मैं आपको सीधा लॉन्ग क्वेश्चंस बताता हूँ जो आपको पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है भाई, यहाँ से आपके एमसीक्यू भी पूछा गया है तो वो भी आपको करना जरूरी, बस आप याद पढ़ लेना बस थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट आपको क्या करना है, बस जितना भी पॉइंट है आपके सामने, जो भी चीज़ आपने पढ़ी हुई है उसे एक बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो, बस उतना सफिशिएंट होगा। ठीक भाई, यहाँ पे देखें लॉन्ग क्वेश्चंस में ये समुदाय संरक्षण, मेरे हिसाब से भाई इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, मानव लुप्त वाला चिपको आंदोलन वर्गीकरण हटाओ इसे, अगला चैप्टर लेकर आता हूँ मैं आपके सामने। ठीक है भाई, अगला चैप्टर देखते हैं, अगले चैप्टर में कितना इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, थोड़ा सा प्लीज़ वेट करना। ये वाला जल संसाधन, यहाँ से आपके पास क्या कहते हैं एमसीक्यू भी बन सकता है जल संसाधन से, तो अगला हम जल संसाधन को देखते हैं, इसके लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि वैसे देखो यार शॉर्ट में तो आपको समझाऊंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप कभी भी देखो तो ये कर सकते हो, बहुउद्देश्य नदी परियोजना के लाभ, ये देख सकते हो, सिंचाई हो गया, विद्युत उत्पन्न हो गया, बाढ़ नियंत्रण हो गया, मत्स्य पालन हो गया, अन्नदेशीय होगा, घरेलू एवं औद्योगिक प्रयोग हो गया, ये सारे आपके टर्म्स आ सकते हैं। ठीक भाई, ये पॉइंट समझ आ गया। ये आपके यहाँ से मैप भी पूछे जाएंगे, तो भैया मैप आप करते जाना। ठीक है, ये पॉइंट वर्षा जल के संरक्षण हटाओ इसे। ठीक भाई, मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूँ वो आप करते चलो। ठीक है, ये पॉइंट समझे। अगला रुको, यहाँ निम्नलिखित के सत्य नर्मदा वाला, नहीं ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अभी रुक जाओ 1 सेकेंड, सिर्फ वही करके चलो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है भाई, अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन कुछ लिया जाए तो भारत में बहुउद्देश्य परियोजनाओं का एक संक्षिप्त टिप्पणी भी लिख सकते हो, अगर आ गया तो लिख देना। और जल संरक्षणों की क्या आवश्यक है, ये सब तो होगा नहीं इतना, लेकिन ये वाला आप जरूर कर लेना, भारत में उद्देश्य परियोजनाओं का एक संक्षिप्त टिप्पणी। ठीक भाई, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। ये पॉइंट होने के बाद और तो यहाँ से मेरे को लग नहीं रहा है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगले क्वेश्चंस मतलब अगले चैप्टर पे आपको वहाँ से सारी चीज़ें समझ आएगी। मेरे भाई अगर आपको भाई बोर लग रहा होगा तो भाई थोड़ा सा आप रेस्ट ले लेना, लेकिन भाई क्या करें, एसएसटी हिस्ट्री है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ज्योग्राफी में, क्योंकि आपको पता है कि स्कोर यही देगा और ये आपके मैप भी यहाँ से आएगा। ये आपके भाई कृषि है, कृषि से भी आपके आ जाएंगे, जो कि आपको ज़्यादा इसमें समय नहीं देनी है, बस एक ही पॉइंट लगाना है। मैं यहाँ से आपको इकोनॉमिक का बताना चाहता हूँ, यहाँ से क्या इकोनॉमिक्स वाले जो चैप्टर हैं उनमें भाई 2 चैप्टर मैं आपको शुरुआत से बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक भाई, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द सेंस कि वहाँ से आपके आने ही आने हैं पेपरों के अंदर में। ठीक है भाई, यहाँ से देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे भारत में और विश्व में ये हटाओ, और ये भारत विश्व क्या है, यहाँ पे भारत में एक एक अंक के हटाओ, ये एमसीक्यू में भी आया हुआ था, ये हम इसे नहीं देखेंगे मैं, बट आपको ये सारी चीज़ें फाइनल टर्म में पहले करवा दूंगा। अगर यहाँ मौका मिल गया तो मैं आपको पहले करवा दूंगा। यहाँ पे और ज़्यादा कुछ है नहीं, ये पॉइंट इक्का दुक्का यहाँ पे कर लेना, ये वाला कि यहाँ पर रबी और खरीफ फसल के बीच में अंतर क्या होता है, एक तो ये हो गया, और यहाँ पे गहन निर्वाह खेती और वाणिज्यिक खेतों के बीच में
में अंतर। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया। बस ज़्यादा इसके अंदर से कुछ है नहीं। रबी खरीफ क्रॉप्स भी कर लेना आप वहाँ पे, बस और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर मसला। ठीक है, बस समझ रहे हो यहाँ पे। अगला पॉइंट यहाँ पे रबी खरीफ क्रॉप्स के बीच में आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद में जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास क्या है यहाँ पे, अगला चैप्टर आ जाओ भाई, अगला चैप्टर आ जाओ जल्दी से भाई। ठीक है, यहाँ पर देखो खनिज तथा ऊर्जा संरक्षण। इसमें से सिर्फ आप नॉर्मल एक तक का पॉइंट भी पढ़ लोगे तो इतना सफिशिएंट होगा, ज़्यादा इसमें भगदड़ करनी नहीं है। ठीक भाई, यहाँ पे आपके मैप भी आ जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से आगे चलते हैं, हमारे सामने ये क्या है भाई, यहाँ पे प्रमुख उत्पादन राज्य हटाओ। अगर अल्सेशन रीजन में आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो। बस थोड़ा सा वेट और आपको इतना सारा चीज़ मिल जाएगा कि जहाँ आप आराम से अपना पेपर को अच्छा कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने यहाँ से कुछ संपीड़न के कारण कुछ अवशेष पर्यावरण, यहाँ से आपके एमसीक्यू भी बने हैं, यहाँ से एमसीक्यू बने भाई। ये पॉइंट याद रखो, मैं आपको जो जो पॉइंट बता रहा हूँ बस आपको ध्यान रखना है। बस थोड़ा सा समय दे दो, बस कोई दिक्कत नहीं। विनिर्माण का उद्योग, क्या भाई, विनिर्माण का उद्योग, ये भी चैप्टर है। यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक भाई, यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ है नहीं। आपका उद्योगों के वर्गीकरण किस किस चीज़ों में बांटा गया है, ये कुछ ज़्यादा स्वामित्व के आधार पर क्या है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा कर लो। ये स्वामित्व के आधार पर क्या क्या होता है, ये सार्वजनिक उद्योग होता है, निजी उद्योग होता है, संयुक्त उद्योग का होता है, सहकारी उद्योग होता है। अगर इनमें से कोई टर्म्स टकरा जाए तो आप इजी तरीके से इसे क्या कर सकते हो, पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक भाई, यहाँ पे पॉइंट समझ आ गया। ये आगे तो इसमें कुछ है नहीं, लेकिन अब हम ज्योग्राफी कहते हैं इकोनॉमिक्स पर चलते हैं या पॉलिटिकल पे। ठीक भाई, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल पे थोड़ा सा वेट प्लीज़ भाई। ये हो गया, आजा भाई। ये जीवन रेखा यहाँ से भी नहीं, यहाँ से पाइपलाइन का हटाओ। यहाँ पे एक 3 नंबर का क्वेश्चंस, यहाँ पे एक पाइपलाइन वाले से 3 नंबर का क्वेश्चंस आया हुआ है। देखो भाई, एक पॉइंट याद रखना, ये जो है आपके पास यहाँ पे लास्ट चैप्टर, ये पाइपलाइन वाले से यहाँ से आपके 3 नंबर के अंदर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो प्लीज़ इस वाले चैप्टर पे आपको थोड़ा फोकस डालना है कि ये क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं। ठीक भाई, ये क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं, तो प्लीज़ यार इस क्वेश्चंस को आप जरूर करना। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, कौन कौन से थे, अभी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हटाओ यहाँ पे भाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये नहीं। अभी ऊपर पर्यटन, भारत के प्रमुख हवाई अड्डे, यहाँ से आपके भाई मैप आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैप आएगा। उसके बाद में कांडला समुद्री पतन, ये तो भाई मैप आ जाएगा यहाँ से, इसमें मैप। लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस भी तो आ रखे हैं सैम्पल पेपर में, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। रेल पटन, भारत में सड़कों का, यहाँ से आपके जो मोस्ट चीज़ें हैं, ये पाइपलाइन का परिवहन, ये आपके जो सैम्पल पेपर है उस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ आ रखा है। तो इसलिए दिल दिमाग में मतलब थोड़ा सा क्लिक कर रहा है कि भैया ऐसा चीज़ तो ना है कि कहीं आ जाए, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे अब इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल का जो आपके पास क्वेश्चंस आने वाला है। ठीक है भाई, तो बस थोड़ा सा ये देखो, पॉलिटिकल का ये सत्ता की साझेदारी, यहाँ से आपको क्या करना है, ये आपका क्या है, सत्ता की साझेदारी। मेरे भाई, ये सत्ता की साझेदारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। यहाँ से आपके 3-3 नंबर में क्वेश्चन बनेंगे। मैं टॉपिक बता देता हूँ, वो टॉपिक आप अपने अच्छे तरीके से कंप्लीट, सबसे पहले इनकी कहानी पढ़ लो अच्छे से। अगर आपको परसेंटेज नहीं तो यहाँ पे एमसीक्यू में भी आएगा, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। टकराव रोकने के उठाए कदम हटाओ, यहाँ पे टकराव का कोई चक्कर नहीं भाई, कानून द्वारा उठाए गए कदम। ठीक है, यहाँ पे सत्ता में साझेदारी के स्वरूप, एक पॉइंट याद रखना। अगला देखो भाई, यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, जो क्वेश्चन आज तक बनता हुआ है, सत्ता की ऊर्ध्वाधर वितरण, एक तो ये टर्म तैयार कर लो, सत्ता की क्षैतिज वितरण, एक ये टर्म तैयार कर लो। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखो यहाँ पे, ये क्षैतिज वितरण में क्या क्या आता है, ये देखो क्षैतिज वितरण में क्या आता है, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। या 3 नंबर में इस क्वेश्चन को तैयार करके जाओ, आपका पेपर जरूर आएगा। एक ये विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है, इसे क्षैतिज वितरण कहते हैं। ठीक है भाई, एक तो ये टर्म्स हो गया। उसके बाद क्षैतिज के बाद आपके सामने आ गया ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या आ गया भाई, एक सामने आ गया ऊर्ध्वाधर वितरण, जो कि केंद्र सरकार देश के लिए होता है, राज्य सरकार, फिर स्थानीय शासन। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया। अगर आप यहाँ से कर लोगे तो ये क्वेश्चन 2 यहाँ से तैयार कर लो। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया। अगला लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन टॉपिक था वो तो मैंने बता दिया आपको। लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर बनते हैं तो देखो, ये तो सोर्स बेस है,
सोर्स बेस भी यार इन्हीं से बनता है, ठीक है, सोर्स बेस भी आपके यहीं से बनते हैं। और देखो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करता हूँ वो आपके सामने कुछ ऐसा है। देखो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट है बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता की साझेदारी कहानी से हम क्या सीखते हैं। इसका जो मेन कहानी है ना, ये आपको इंडिया के रिस्पेक्ट में भी आ सकता है, तो ये भी आप बना के लिखने के लिए तैयार हो, ठीक है भाई। यहाँ पे श्रीलंका में बहुसंख्यावाद ने सामाजिक तनाव को कैसे जन्म दिया, तो ये सारे टर्म्स आप करके चलो। बेल्जियम हो गया, श्रीलंका हो गया, इनके थोड़े बहुत अपना फैक्ट लिख लो, जो एनसीईआरटी निकालो, ये सपोर्ट्स निकालो, और जब भी कभी क्वेश्चन आए, क्योंकि पता है आपको फिक्स क्वेश्चन है यहाँ से, तो ये क्वेश्चन आप वहाँ पे ऐड ऑन कर देना, समझे मेरे भाई। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। चलो ये हो गया यहाँ से। और बेल्जियम में सरकार की अपनी जातीय लोकतंत्र नियंत्रण संतुलन प्रणाली से आपके तत्व है। ये भाई लोकतंत्र तो आपसे मिलावटी चीजें पूछा जाएगा, बना के पूछ लेगा, ठीक भाई, ये संवाद। अब देखो मेरे भाई, ये जितने भी चैप्टर्स हैं पॉलिटिकल के, ये पॉलिटिकल के जितने चैप्टर हैं, यहाँ से इक्का दुक्का चैप्टर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट आई प्रॉमिस यू, लेकिन आपको फाइनल में हर एक बुक के सेपरेट करके आपको 30 से 40 मिनट की कंप्लीट सेशन दे दूंगा, उसको उतना घोल के पी के चले जाना पेपर में, उससे आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, समझे, कुछ भी इन द सेंस कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, बस इतना याद रखना। लेकिन अभी के लिए इतना, क्योंकि बहुत लंबी समय हो गई है। ये देखो भाई, आपको विश्वास ना हो कितना हो रहा है, 1:40 हो रहा है, कितना भाई देखो 1:40 हो रहा है। मैं अभी आपको इसके बाद इकोनॉमिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इकोनॉमिक्स में क्या है वही आपके मतलब 2 से 3 टर्म्स है इकोनॉमिक्स में, वो इंपॉर्टेंट बनेंगे मेरे भाई। ये इकोनॉमिक्स का है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बीच में ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने ही बनने हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो या इंपॉर्टेंट टॉपिक वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र वाला, क्योंकि ये भर भर के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, तो एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि जीडीपी ईडीपी से रिलेटेड भी आएगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वैलिड हो जाते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है भाई। अभी मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें लग रहा है कि आ सकता है। एक तो आपके सामने सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, ये आपके पास निजी क्षेत्र हो गया, एक तो ये पहला वाला डिफरेंशिएट हो गया इतना, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, संगठित, और आपके पास क्या हो गया, एक संगठित और एक हो गया आपके पास असंगठित, ठीक है। ये टर्म्स हो गए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये आपके लघु क्वेश्चन है, हटाओ इसको। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है 3 नंबर के, वो मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट आपको पता चल गया कि मनरेगा भारत में उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, ठीक भाई, एक ये हो गया। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टर्म बन सकते हैं, भारत में बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार, ये आप थोड़ा बहुत अपने भाषा में बना के लिख सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खेल है नहीं। लेकिन यहाँ पे तृतीय क्षेत्र किए गए किस प्रकार प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है, तो ये वाला पॉइंट याद करके जाओ, क्योंकि ये आपके प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, यहाँ से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। ये आपके केस बेस्ड है, केस बेस्ड देखो, ये जो केस बेस्ड है, सेम केस बेस्ड आपके क्या रखे, इस बार आपके सैंपल पेपर में आ रखे हैं। तो जब भी तो मैं कहता हूँ आपको ऐसी मटेरियल है ना अवेलेबल अपने पास, ऑफलाइन में भी भाई मजा सा आ जाएगा। अगर नियर बाय कोई है, अगर हमारे नियर बाय अगर छोटे मोटे एरिया में रहते हो जो थोड़ा उसे रीच कर सकते हो, क्लास 10th में भाई सिर्फ एक बैच होती है, वो भी इस वाले सेंटर पे, ठीक है, क्योंकि और सब तो पैक है। उस बैच में थोड़ी सी 2-4 सीट खाली है। अगर आप फाइनल के लिए आना चाहते हो तो उसमें आ सकते हो आप, वहाँ पे मतलब कि अवार्ड सेक्शन जाके कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हो, बात कर सकते हो टीम से, ठीक है भाई, आपको वहाँ पे ऑफलाइन मिल जाएगी। एक पॉइंट देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, ये 2005 आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसीलिए मैंने कहा आपको ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे सही मायने में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर मनरेगा से लागू क्वेश्चंस पूछा गया, भारत में बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार, तो ये सारी चीजें, ये आपके स्टेटमेंट जो है, ये आपके मेन चीज अर्सेशन रीजन में भी आया हुआ है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको यही सारे टर्म्स पढ़ने। यार एसएसटी के लिए ज्यादा भगदड़ नहीं करनी होती है, बहुत ईजी तरीके से आप पढ़ के पास आउट हो सकते हो और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। उसके बाद में मुद्रा और साख, मतलब कि इकोनॉमिक्स के अंदर में दो चैप्टर है, एक तो ये मुद्रा और साख, एक आपके कृषि के क्षेत्र वाला। अगर ये 2 कर ले तो इकोनॉमिक्स में पूरे नंबर उठा सकते हो, इक्का दुक्का छोड़ के, समझे मेरे भाई। ये हो गया आवश्यकताओं का दोहरे सहयोग का प्रयोग, एक ये भी है, और आरबीआई का एक तो वस्तु विनिमय प्रणाली, क्या भाई ये वस्तु विनिमय प्रणाली, एक तो ये है हमारे सामने, एक आपके सामने ये क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य क्या है, भारत के मुख्य केंद्र बैंक है, इसके प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, ये आपको करके ही जाना है। ये आपके सैंपल पेपर में भी
भी है और प्रीवियस में हजारों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद आपके सामने चलते हैं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं, ये आपको होता है कि आज की दुनिया में कैसे कैसे चल रहे, यूपीआई यूपीआई सब चल गए। ठीक है, उसके बाद आपके सामने है रिजर्व बैंक के कार्य। रिजर्व बैंक के कार्य का मतलब क्या होगा, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक, क्या कार्य करती है, ये आपके पेपर में भी आए हुए हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से उठा रहे वो चीज़ देखो और आप इसको इतना कर लो। ठीक है, एक बात यहाँ पे स्वयं सहायता समूह SHG, ठीक भाई SHG लाइव में भी मैंने बता दिया था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो ये टर्म्स आपके लिए कैसे कैसे ये होता है, बस इतना हो गया, इतना पॉइंट आपको करना है। उसके बाद में 3 नंबर में क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके के 3 नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि चैप्टर ही भाई इतना खतरनाक है, समझे। तो उसके बाद इधर देखते हैं, यहाँ पे रिजर्व बैंकों का बैंक देख रेख किस प्रकार करता है। ठीक है, ये ऋण में औपचारिक स्रोत अनौपचारिक स्रोत एक दूसरे से कैसे भिन्न है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आया है, समझे मेरे भाई। ये वाला ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों के अंतर स्पष्ट, ये तो हो ही गया। स्वयं सहायक समूह किसे कहते हैं, तो ये पहला चैप्टर, पहला, छठा और यहाँ पे 7वां, अगर ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो इतना आपके लिए क्या होगा, सफिशिएंट होगा, समझे मेरे भाई। और ज़्यादा इधर भगदड़ करने की दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, समझे मेरे भाई, ये पॉइंट हो गया। चलो ठीक है, बस इतना पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ये पॉइंट आप समझो। और आगे जितने भी चैप्टर हैं वो आप एनसीईआरटी से पढ़ लो। औपचारिक क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र ये इतना सही है, बस इतना। ऑल द बेस्ट मेरे भाई। ठीक है, आप जितने भी चीज़ें ये करवा रहा हूँ आपको, बस इतना कर लेना आप सभी। बस एक पॉइंट याद रखना, बस अगर आपको टर्म 2 में फाइनल में जो आपको पता है कि आप लोग डेट शीट आ चुके हैं, क्या आपका SST का एग्जाम कब है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कितने मार्च को आपका SST का एग्जाम है। बस प्री बोर्ड बढ़िया से दो अच्छे तरीके से, और भाई कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट जरूर कर लेना, जो मैप 5 नंबर पूरे दे सकते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ मिस्टेक हो गई हो उसके लिए भाई सॉरी, बट आप लोग मेहनत करो तंदुरुस्ती से भाई, क्योंकि देखो जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी भाई देखो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 2 बज गया है, तो बट कोई दिक्कत नहीं, हम अभी एडजस्ट कर लेंगे। बट मैं सुबह क्लास भी लेनी होती है, बट आप टेंशन मत लो, बस इतना करो और जो जो मैंने आपको था उतना कर लो। और सिंपल पेपर वाली वीडियो जरूर देख लेना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत लगे आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, इतना सफिशिएंट होगा। नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।